हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी का स्टोरी जानेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसमें एक बहादुर नाम का लड़का रहता है, जिसके बारे में बताया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अमरकांत के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा नामक नगर में बलिया, जो कि बलिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये क्या चीज़ है? तो हिंदी के सशक्त कथाकार हैं। ठीक है, हिंदी के। आगे है, उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कहाँ से? उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल, फिर बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई थी। यानी कि यह 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे, जिसके कारण इनके इंटरमीडिएट की पढ़ाई अधूरी रह गई थी। और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए हैं। और फिर उनके बाद 1946 ईस्वी में फिर से इन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में नाम लिखा है और वहाँ से इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम निकाले। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर लिए। दैनिक पत्र कौन सा? सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी करने लगे थे। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ, क्या चीज़ में? तो प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। कहाँ से? तो आगरा में जब वहाँ पहुँचे तो प्रगतिशील लेखक संघ में वे शामिल हुए और वहीं से कहानी और लेख लिखना शुरुआत किए थे। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। कौन सा कलेक्टरी? तो डिप्टी कलेक्टरी। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत किया गया था, जब उन्होंने इन्हें लिखा था और प्रतियोगिता दिए थे अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में। तो उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। उन्हें कथा लिखने के लिए, यानी कथा लेखन में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे है, आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नज़र आने वाले कथाओं में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फक्कड़पन है। लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को
निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। इन्होंने बहुत सारे कहानी लिखे हैं और उपन्यास लिखे हैं जिन्हें यहाँ पर दिया गया है। जिंदगी और जोक, इन्हें याद रखिएगा। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि उनके कहानी संग्रह है। यानी कि ये सब क्या है, तो उनके कहानी संग्रह है। कौन कौन? तो जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि, ये सब उनके कहानी संग्रह है। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास है। यानी सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये सब उपन्यास है। लेकिन जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब कहानी संग्रह है। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा था। ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा था, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा अमरकांत जी ने लिखे थे। यहाँ पे कहानी का सारांश दिया गया है। तो अमरकांत की प्रस्तुत कहानी मांझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। इसमें खास करके बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पैसा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसकी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यर्था देकर चले जाने की कहानी कहता है। यानी कि वे आए और कुछ दिन काम किए, उसके बाद फिर एक दिन स्वभाव की उसकी स्वच्छता के साथ हर हृदय में एक आकस्मिक अंतर्व्यवस्था देकर चला गया। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठा करती है। तो चलिए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी का नाम हो जाता है बहादुर। सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस दिन उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखें को बुरी तरह से मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, यानी कि उसका उम्र कितना लग रहा था, तो 12-13 वर्ष की उम्र लग रहा था। ठिगना चकईठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुँह। यानी कि उसका मुँह गोरा था और लेकिन मुँह चपटा था, गोरा रंग था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था। उसका जूता भूरे रंग का था जो कि पुराना था। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चित वह पंच बराबर हो गई थी। यहाँ पे एक निर्मला की बात की जा रही है जो कि अमरकांत जी के धर्मपत्नी हैं। तो वह कभी लड़के को देखती तो कभी यानी अमरकांत जी को देखते थे। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। यानी कि बहादुर को लेकर के उसके यानी अमरकांत जी के साले साहब लेकर आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर
चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। यानी कि उसके जो भाभियाँ दोनों थी वह आराम से चारपाई पर बैठ के रहती थी और नौकर चाकर सभी घर का काम काज किया करता था। लेकिन निर्मला जो उसकी पत्नी थी वह सुबह से लेकर रात तक काम करता था, जिसके कारण उसे एक नौकर रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। जब वे फिर घर वापस आए तो निर्मला उनसे नौकर चाकर रखने की माला जपने लगी थी। उसकी तरह अभागिनी और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। उन्हें लग रहा था इससे कोई दुखी और दुनिया में कोई नहीं है। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। यानी कि उससे फिर साले साहब से उसने किस्सा सुना उसके बारे में। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार के सीमा पर था। यानी कि बहादुर का जो गांव था नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करते थे। यानी कि बहादुर का पिताजी थे और मम्मी थी, जिसमें से पिताजी युद्ध में मारे गए थे, लेकिन उसकी माँ थी जो कि पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी। उसकी माँ बहुत गुस्सा करती थी और उसको बहुत मारती थी। यानी बहादुर को उसके माताजी बहुत पीटा करती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए। यानी माँ चाहती थी कि जो बहादुर है उसका बेटा वह काम धाम में उसका हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। लेकिन वो शरारत था, बच्चा था, शरारत करता था। कभी जंगल चल जाता था तो कभी और कहीं घूमने के लिए कहीं पहाड़ पर चल जाता था। वह जंगल में जा कर के चिड़िया के बच्चों को निकालता था, उससे खेलता था, तो कभी आम फल तोड़ के खाता था। यानी दिन भर वे खेलते कूदते ही रहता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था, लेकिन कभी कभी वह अपना जो पशु था उसको चराने के लिए लेके जाता था। उसके एक बार उस भैंस को बहुत मारा। उसका जो पशु था भैंस था, उसे एक बार चराने के लिए ले गया था, लेकिन वह यानी कि सही से चर नहीं रही, यानी कि कहीं भाग जाती थी, इसलिए बहादुर ने उसे बहुत मारा। जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। जिस भैंस को बहादुर ने पीटा था उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। लेकिन इसी से उसे बहुत ही खराब लगता था कि मेरी माँ मुझे ना प्यार करके एक भैंस को ज़्यादा प्यार करती है। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। जब भैंस को बहादुर ने पीटा तो भैंस भाग के उसकी माँ के पास चला आया। उसकी माँ एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा टनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरने छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। माँ को समझ में आ गया है कि भैंस को बहादुर ने बहुत मारा है, इसलिए यह भाग चरने को छोड़कर भाग के मेरे पास चले आई है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। जब उसने देखा कि काल्पनिक यहाँ पे कल्पना किया कि इसे कैसे कैसे मारा है, उसी तरह से उसने बहादुर को पीटा और वहीं पर उसे रोता हुआ छोड़कर घर चली आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब उसकी माँ ने उसे बहुत मारा तो उसका माँ से यानी कि विश्वास टूट गया। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हांडियों में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपया निकाल लिए। उसकी माँ घी की हांडी में पैसा रखती थी, जिसमें से बहादुर ने 2 रुपया उससे निकाल लिया। अंत में 9 2 11 हो गया। अंत में वह घर से भाग गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था। यानी कि बहादुर के गांव से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था
वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। वहाँ से उसने गोरखपुर जाने वाली बस पकड़ी। आगे है, तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। वह बहादुर उसके घर में खड़ा था, तो अमरकांत जी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बहादुर ने बोला, दिल बहादुर साहबा, यानी कि मेरा नाम दिल बहादुर है, ऐसा उसने बताया। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। शायद उन्होंने उसे यही समझाया होगा उस समय। का है कि उसे इतना याद नहीं है, कि बहुत पहले की बात है। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। इन्होंने अमरकांत जी ने बहादुर से ऐसा कहा। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर को खाते और पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शाऊर सीख जाएगा, यानी कि ढंग और रहने का तरीका सीख जाएगा। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ऐसा अमरकांत जी उसे बताते हैं। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले, लेकिन निर्मला वहीं पर खड़ी थी। उसने भी कुछ बोला। उसने बोले, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। निर्मला उससे बोला कि तुम किसी के यहाँ नहीं जाना और ना किसी का काम करना। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए, ऐसा बहाना करने के लिए उसे बोला गया। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए, ऐसा उसे बताया गया। और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारपूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया, तो यहाँ पे याद रखिएगा निर्मला, जो कि अमरकांत जी के पत्नी हैं। ठीक है, आगे है, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। लेकिन बहादुर क्या निकला? बहुत ही हंसमुख, अच्छा लड़का और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता, मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते, जैसे कि तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, तुमने शेर देखा है? ऐसे प्रश्न बच्चे बहादुर से पूछा करते थे। ऐसे ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे, यानी कि उसे छेड़ते छेड़ते पूछते थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से, यानी कि उसे पहाड़ी गाना अरे सुनने के बाद किया करता था। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था, यानी कि बहादुर जितना उत्तर देता उससे ज़्यादा हंसता था, यानी कि हंसने में बहुत ही माहिर था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी। निर्मला अपने आंगन में खड़ा होकर अपने पड़ोसियों को सुनाया करती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्हें तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ़ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो अपने पड़ोसी को सुनाया करती थी। चाहिए एक नेकर कमीज तो उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वह धीरे धीरे घर का सभी काम करने लगे। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दतुन तोड़ लाता था। कौन सा पेड़ से? तो नीम का पेड़ से, इसे ध्यान रखिएगा। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर
दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलाई पर नजर आता, यानी फुलंगी पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरे में पोछा लगाता, आगीठी जलाता यानी आग जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। यानी कि निर्मला को उस समय तबीयत ठीक नहीं रहता था, इसलिए वो कुछ दवा लिया करती थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। अगर निर्मला कोई काम करते रहती और दवाई समय पर नहीं लेती तो वह भालू की तरह दौड़ता हुआ जाता, दवाई लाकर निर्मला जी के सामने रख देता, बोलता आप इसे खा लीजिए। जब मैं शाम को दफ्तर से आता, यानी कि जब अमरकांत जी शाम को दफ्तर से आते थे तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। यानी दिन भर उन्होंने क्या किए, क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बारे में उन्हें बताता था। बाद में वह भी आता था, यानी कि बहादुर आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था, गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। लगता जैसे कि कोई मज़ेदार बात कह दिया, ऐसा सोचकर वह हंसने लगता। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। आगे है, निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? कभी कभी निर्मला उससे उससे पूछा करता था कि तुम्हें घर का तो याद नहीं आ रहा है, मम्मी का याद तो नहीं आ रहा है? अगर तो ये भी नहीं तो क्यों नहीं आता है, या नहीं तो नहीं आता तो क्यों? वह मारता क्यों था? वह पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों मारती थे? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। यानी कि जब निर्मला उससे पूछती है कि बहादुर तुमको माँ की याद आती है, तो वह कहता था नहीं, क्यों? तो यानी कि फिर निर्मला जी पूछता है क्यों, तो बहादुर कहता है वह मारता क्यों था। वह निर्मला जी को बताते को हमें मारती क्यों थी। इतना कहकर वह बहुत खुश हो जाता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? लेकिन बहादुर जो भी पैसा कमाता था उसे वह अपने माँ के पास भेजने के लिए कहा करता था। माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर रह जाता है। वह और भी हंसता था, यानी कि जब ऐसा बात निर्मला जी उससे बोलता था तो वह और हंसने लगता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दर्री दे दी थी। घर घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर में बैठ जाता और अपनी जेब में से एक कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। यानी अपना जेब से एक टोपी निकालता था, नेपाली टोपी, जो कि बाईं की तरफ झुकी हुई रहती थी, और उसे पहन लेता था। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था, और अपना पॉकेट में ही आईना उना सब चीज़ रखे रहता था। वह बहुत ही प्रसन्न नज़र आता था। इसके बाद कुछ देर कुछ और चीज़ें भी उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड,
कागज की नाव। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था, उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे। यानी कि अमरकांत जी ये उस पहाड़ी गानों को समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपनी किसी बिछड़ी हुई साथी को बुला रहा हो। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी से मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।